इस वक्त दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बाखूबी सब चीज़ को देख रही हैं। देखने के बाद अभी तक का जो मौजूदा हालात है, क्या कुछ हुआ है नेताओं की तरफ से? देखिए, ऐसा हुआ है कि जब हमने इस घटना के खिलाफ, घटना तो सबको पता ही है, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उस घटना की सूचना मिलते ही जैसे ही हमने ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की महिलाओं ने आकर यहाँ के लोकल लोगों के साथ रोड जाम करने का प्रयास किया और हम लोगों ने यहाँ लेट कर गर्मी और बारिश में, पहले बहुत तेज़ धूप थी, फिर बारिश आ गई, हम यहाँ जमे रहे, डटे रहे। जैसे ही हमने ये किया, सब लोग इकट्ठे हो गए, तब पुलिस आती है। तब पुलिस आकर कहती है कि आप ये खोल दीजिए क्योंकि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मैंने बोला किसको गिरफ्तार करा? गिरफ्तार किया था उन्होंने उन माँ बाप को जिनकी बेटी की हत्या हुई, जिसके साथ रेप हुआ। जब हमने पूछा कि माँ बाप को किस लिए डिटेंशन में रखा तुमने, बेटी की हत्या उनकी हुई और वो बेचारे अपराधी बनकर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उनको आपने क्यों डिटेंशन में रखा हुआ है? तो वो कहते हैं कि नहीं, 164 के बयान के लिए, 164 के बयान के लिए उन्हें डिटेंशन में रखने की क्या ज़रूरत है? असल में रखा इसलिए जा रहा था कि वो दबाव डालकर उनके बयान बदलवा रहे थे और उन्हें ये कहलवा के उन्होंने वापस भेजा शाम को, जब हमने दबाव डाला कि माँ बाप को हमारे सामने उपस्थित करो। आकर उसकी माँ कांपते हुए, उसकी माँ और बाप कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। जब हमने उनकी काउंसलिंग की, कांप रहे थे, तब हमने उनको प्यार से पूछा कि देखिए सच बताइए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तब धीरे धीरे रोते रोते उन्होंने कहानी बताई। पुलिस ने उन्हें मारा, पीटा लातों गुस्सों से और फिर उनको पैसे का भी लालच दिया और तब उनको जब हमारा दबाव पड़ा तब शाम को छोड़ा। पुलिस का जो ये रवैया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? देखिए, वजह तो आप हर जुर्म के बाद देख सकते हैं कि ये पुलिस जो है ये प्रोटेक्ट कर रही है केवल इस व्यवस्था को और ये साबित करना चाहती है कि हमारे इलाके में कोई अपराध नहीं हुआ। अपराधियों को प्रोटेक्ट करके, उनसे पैसे खा के और उनके ऊपर जो उनके जो खैरख्वाह हैं, उनके जो प्रोटेक्शन के लिए जो व्यवस्था बैठी है, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारा एक नेक्सस बना हुआ है। अपराधी हैं तो पुलिस है तो मंत्री और मंत्री परिषद और उनके सारे ये व्यवस्था है। ये जनता के लिए नहीं है। 1860 में पुलिस लॉ बने थे, वो पुलिस लॉ बने थे अंग्रेज़ों के प्रोटेक्शन के लिए, भारतीयों को अंग्रेज़ों से दूर रखने के लिए। आज भी वही लॉ चल रहा है। पब्लिक दूर है और प्रोटेक्शन अपराधियों का है, मंत्रियों का है और इनका जो सत्ता में बैठे भेड़िए हैं उनका है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आज सुबह में आए थे, मुलाकात की उन्होंने पीड़ित परिवार से, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर जो जब नेता आरोप लगाते हैं कि राजनीति हो रहा है, तो ऐसे में जो ये पीड़ित परिवार है, इसके मन में किस तरह के सवाल आते हैं? देखिए, पीड़ित परिवार तो बेहोशी में है, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो हम यहाँ पहले दिन से यहाँ बीमार तक पड़ गए हैं। सवाल ये आ रहे हैं कि जब यहाँ सड़क पर जनता पड़ी थी, हम लोग जब यहाँ पर नारे लगा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, एक भी मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी किसी की आंख नहीं खुली, कोई नहीं था। चौथे दिन जब उन्होंने देखा है सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, तब इसमें उन्हें वोट दिखाई दे रही है। वोट कैसे दिखाई दे रही है कि अभी एमसीडी के चुनाव हैं और एमसीडी के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसके लिए भीम आर्मी भी आकर खड़ी हो गई कल और यहाँ जो हुड़दंग मचाया है, यहाँ से गाड़ियों की लाइन लगा दी, झंडे फहरा रहे थे, जय भीम के नारे लगा रहे थे। अरे पहले दिन तुम कहाँ थे? ये तो पहले दिन जब हमें सूचना मिल सकती है और राजस्थान में सूचना मिल सकती है, महाराष्ट्र में सूचना मिल सकती है, यहाँ बैठे लोग, मैंने खुद फोन किए कई भीम आर्मी वालों को, अरे भैया ऐसी घटना है, कोई किसी ने नहीं सुना। जैसे ही यहाँ भीड़ इकट्ठी देखी, जैसे ही हम लोगों की यहाँ पर तपस्या सफल हुई, तब पहले भीम आर्मी आई, उसके बाद दूसरे दल आए, उसके बाद सुबह में बीजेपी के आदेश ये कौन होता है, उस आदेश गुप्ता को देख रही थी, बोल रहा था, और उसके बाद राहुल गांधी की भी नींद से आँख खुल जाती है और फिर केजरीवाल की भी आंखें खुलती हैं कि अच्छा ये तो वोट ना निकल जाए इसलिए चलो। अरे पहले दिन केजरीवाल जी आज आए थे, सुनने को मिला कि मंच टूट भी गया, क्या हुआ था? इसलिए टूट गया कि हमने इन्हें कहा था, इन बच्चों को, ये बच्चे सुने नहीं, हमने कहा था ये लड़ाई महिलाओं की है, महिलाओं के सुपुर्द कर दो, क्योंकि ये लड़के बच्चे बेचारे नहीं जानते हैं कि इन भेड़ियों को, सत्ता के भूखे भेड़ियों को कैसे दत्ता बतानी है। ये बेचारे डर जाते हैं इन सत्ता के भूखे भेड़ियों से और इनके ऊपर दबाव बना के वो अपने गुंडों से इनके ऊपर अटैक करवाए। इनको यहाँ से मंच तोड़ने
बोलने का, नारे लगाने का और बदतमीजियां करने का लाइसेंस मिला हुआ है इस सत्ता के। हाँ, सत्ता के भूखे भेड़ियों को लाइसेंस मिला हुआ है गुंडागर्दी करने का, लेकिन हम महिलाओं पर ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये 50% आबादी अपने हक की आवाज के लिए, चाहे वो दलित बेटी है, चाहे वो स्वर्ण बेटी है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, लेकिन मैं भी उतनी असुरक्षित हूँ जितनी की एक दलित महिला। मेरे ऊपर भी उतने गंदे कमेंट्स पास होते हैं। बीइंग ए प्रिंसिपल, आई नो माय कैपेसिटी एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए वीमेन। मुझे पता है कि एक औरत होने के नाते मैं हर जगह विनरेबल हूँ, हर जगह मेरे पे अटैक हो सकता है। तो ये गारंटी नहीं है कि खाली स्वर्ण महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और दलित महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार होंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, इसे दलित बेटी की जगह बेटी का मुद्दा बनाइए। हर बेटी की सुरक्षा हमारी गारंटी है इस समाज की। नेता और मौजूदा सरकार हमेशा से ये नारा लगाती रही कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। आज उनके तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा, ना ही वो पीड़ित परिवार के साथ आ रहे हैं। क्या वजह हो सकता है? देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले वही लोग हैं जो कठुआ में जब 7-8 साल की बच्ची का मंदिर में रेप होता है, मर्डर होता है, उसके समर्थन में ये कैंडल मार्च निकालते हैं। सेंगर जो कुलदीप सेंगर जब उस पीड़िता के परिवार को ख़त्म कर देता है, हाथरस में जब उस पीड़िता के परिवार को दोषी ठहराकर और उन गुनहगारों के समर्थन में 8 गाँव की पंचायत इकट्ठी होती है, ये उसी सरकार, वही सरकार है जो ये कहती है कि बेटियों को, महिलाओं को अपनी हद में रहना चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये इतने गंदे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं जो हम महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बांधकर पहले पिता के अधीन, फिर भाई के अधीन, फिर पति के अधीन और फिर पुत्र के अधीन जीवन जीने को मजबूर करने वाले लोग हैं। लेकिन महिलाएं इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। इस डेमोक्रेटिक युग में हर महिला को एक इंसान के रूप में जीने का हक है। इस बच्ची को क्या पता था कि वो पानी लाने या पीने के लिए जाएंगे और उसको इतना बड़ा घटना का सामना करना पड़ेगा? उनको क्या पता कि ये दरिंदे यहाँ पे हैं? तो इस पानी की जो कीमत है ये जान से चुकानी पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमारे इस देश में ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक बच्ची को रात के शाम के समय ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां बच्चा दिन में जाते भी डरता है। शमशान भूमि में वो पानी लेने को मजबूर क्यों हुई? क्योंकि पीने के पानी तक की सुविधा हमारी सरकारें घर घर नहीं दे पा रही हैं। वो हमारे बच्चों को भूखा और प्यासा छोड़ती हैं, इसलिए बच्चियां इस तरह से वनरेबल हैं और वहाँ दरिंदे बैठे इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई शिकार आए और उसको वो दबोचें। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। ये सरकार हमें ना सुरक्षा दे पा रही है, ना रोटी रोजी दे पा रही है, ना शिक्षा दे पा रही है, ना हमारी दूध मुई बच्चियों को मरने से बचा पा रही है। ऐसी सरकारों की हमें कतई ज़रूरत नहीं है। हम खुद संभाल लेंगे इस व्यवस्था को। मैम, एक आखिरी सवाल कि ऐसे दरिंदों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता कि एक मासूम के साथ ऐसी घटना करती है? लेकिन सवाल ये है कि ऐसे अपराधियों के पीछे जो ताकत है वो कौन है? इन्हें इतना हिम्मत आता कहाँ से? देखिए, ये ताकत इस समाज ने दी है, इस व्यवस्था ने दी है। जो व्यवस्था ये कहती है कि भाई हम बेटियों के लिए बेटियों को अलग व्यवहार करना चाहिए, बेटों को अलग करना चाहिए, बेटों को वो खुला छोड़ती है और बेटियों को कहती है शाम के समय बाहर मत जाना। अभी गोवा में एक घटना हुई है ना, आप लोगों ने सुनी होगी। 2 माइनर गर्ल्स को बीच पर वो अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक मना रही थी, बलात्कार 4 लोगों ने किया, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल था। उनके दोस्तों को पीट के भगा दिया। और मुख्यमंत्री क्या कहता है? रात के समय बेटियों को बाहर क्यों जाने दिया? अरे गधे, तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या ये समाज दरिंदों से, जानवरों से भरा हुआ है कि बेटियां बाहर निकलते ही उनके ऊपर अटैक हो जाएगा? तो ये गुनहगार ये समाज है, ये व्यवस्था है, पुरुष प्रधान मानसिकता है, जहां इंसान के रूप में बेटियों का सम्मान नहीं है।